हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री प्लानेट वाले एस एम सर के चैनल पे। आज जो नया लेक्चर जो लेकर आए हैं वो है स्टीरियो आइसोमेरिज। कौन सा टॉपिक है? स्टीरियो आइसोमेरिज, जो लेक्चर 6 होगा। कौन सा होगा आपका? लेक्चर 6। देखिए ये आपका लेक्चर 6, ठीक है। लेक्चर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े थे? 2 महीना पहले, याद होगा आपको। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मैंने वहाँ पे शुरू किया था। आपको मैंने क्लियर किया था कि आइसोमर्स क्या है। मैंने वहाँ पे क्लियर किया था कि मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, और मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, प्रॉपर्टी डिफर होने की वजह से जो आइसोमर डेवलप करता है उसको हम लोग बोले थे, क्या बोले थे? उसको बोले थे आइसोमर्स। वहाँ पे क्लियर किए थे आइसोमर्स 2 तरह का होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, दूसरा क्या क्लियर किए थे? स्टीरियो आइसोमर्स होता है। क्लियर है? फिर वहाँ पे स्ट्रक्चर में सारा पार्ट मैंने क्लियर किया था। चैन आइसोमर्स होता है, पोजीशन आइसोमर्स होता है, वो सारा मैंने क्लियर किया था। आपको लगभग 4-5 था, जिसमें लेक्चर 5 तक क्लियर कर चुके थे। लेक्चर 6 में जो है आपको याद होगा स्टीरियो आइसोमर्स वहाँ पे क्लासिफिकेशन किए थे। तो शुरू करने वाले स्टीरियो आइसोमेरिज, या उसी को बोलते हैं स्पेस आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? स्पेस आइसोमर्स। क्लियर? अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा, आपके माइंड में एक बात चल रहा होगा कि सर आपने बोला था एवरी डे एक वीडियो जाएगा। बिल्कुल मैंने बोला था, बट मेरे प्यारे बच्चों इधर काफ़ी बारिश हो रही है, जिस वजह से जो है लाइट की काफ़ी दिक्कत चल रहा है। 10 मिनट दे रहा है लाइट कट जा रहा है, 10 मिनट दे रहा है लाइट कट जा रहा है, जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बट मैं जो प्रॉमिस किया हो वो प्रॉमिस को ज़रूर, अपने वादा को पूरा करूँगा। घबराए नहीं। लाइट अगर कंटिन्यू रहेगा तो वीडियो बिल्कुल हर अल्टरनेट पे एक वीडियो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग तो 12th में टॉनिक बैच के लिए, ये दोनों बैच के लिए, टॉनिक बैच के लिए भी है यार, ये 12th बैच के लिए भी है। तो आपको लग रहा होगा कि सर हम तो 12th में चले गए हैं तो 11th वाला क्यों पढ़े? ये आइसोमेरिज तो 11th का पार्ट है। बात सही है, बट मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद जैसे आप जानते हैं आगे पढ़ना है आपको। कौन पढ़ना है आपको? रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है अल्काइल हैलाइड्स पढ़ना है, उसके बाद अल्कोहल, फिनोल, ईथर, सब जितने 12 के चैप्टर हैं, या फिर बायोमोलिक्यूल्स, हर जगह आइसोमेरिज का यूज है। तो हमने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से सेट किया है कि एक अल्टरनेट में आपका इनऑर्गेनिक का 12 चल रहा है, और उसके अगले अल्टरनेट में ऑर्गेनिक का क्या होगा? आइसोमेरिज चलेगा। जैसे ही इनऑर्गेनिक का जो है 12 का पार्ट खत्म होगा, वैसे ही धीरे धीरे हम लोग क्या होगा, इनऑर्गेनिक 11 का पार्ट खत्म कर लेंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, 12 के पार्ट में इन कर लेंगे जैसे इनऑर्गेनिक खत्म होगा। तो घबराए नहीं, इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छे समय से खत्म हो जाएगा, उसी तरह से क्या ऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह से जो कॉपी में आप पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स उतारे थे उसी कॉपी में कंटिन्यू करेंगे। और जब भी हम पढ़ाएं तो इसको सबसे पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करें, अच्छे से समझें, और समझने के बाद ही उतारें, क्योंकि अगर नहीं समझते हैं सिर्फ उतारते तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं टॉपिक। कौन सा टॉपिक? स्टीरियो आइसोमेरिज, या इसी को बहुत सारे किताब में देखिएगा लिखा जाता है स्पेस आइसोमर्स। क्या लिखा जाता है? स्पेस आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमेरिज में जो है हम आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इसका परिचय देंगे, कहते हैं किसको है, स्टीरियो आइसोमेरिज है क्या, कहते हैं किसको है, ये सब के बारे में हम एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने पार्ट में बांटा गया स्टीरियो आइसोमेरिज, और उसके बाद उसमें एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर करते हैं आप कि स्टीरियो आइसोमेरिज कहते हैं किसको, ध्यान से देखें आप लोग। देखिए स्टीरियो आइसोमर्स कहते किसको हैं? सबसे पहली बात कि आइसोमर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि आइसोमर्स की बात की तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो इसमें मोलिकुलर फार्मूला, ये क्या है? मोलिकुलर लिखा हुआ है, मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है आपका। साथ साथ स्ट्रक्चर भी सेम होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर भी सेम होता है। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर, मोलिकुलर फार्मूला सेम तो समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे डिफरेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट
ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। मैंने देखिए याद रखिएगा, बहुत स्टीरियोआइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा ही, साथ साथ स्ट्रक्चर सेम होता है। सिर्फ अंतर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आइसोमर्स में, स्टीरियोआइसोमर्स में स्पेस में अरेंजमेंट डिफर होने के बाद से प्रॉपर्टी डिफर कर जाता है, इसीलिए ऐसे आइसोमर्स को स्टीरियोआइसोमर। स्पेस क्या है, जैसे ये पूरा देख रहे हैं आप, स्पेस है, जितने आप सराउंडिंग देख रहे क्या है, स्पेस है। तो मान लीजिए पोजीशन यहाँ पे एटम ग्रुप का, अब इसका पोजीशन बदल के यहाँ आ जाए, या फिर पोजीशन इधर बदलने से, अगर पोजीशन बदलने से प्रॉपर्टी डिफर हो जाता है, उस वजह से आइसोमर जो डेवलप करता है, इसे आइसोमर्स को बोला जाता है स्टीरियोआइसोमरिज्म। क्या बोलेंगे इसको, स्टीरियोआइसोमरिज्म। क्या बोलेंगे, स्टीरियोआइसोमरिज्म। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई बोलेगा स्टीरियोआइसोमरिज्म क्या है, तो बोलिएगा दो चीज़ तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। अंतर कहाँ है भाई, तो बोलेंगे डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स। मतलब स्पेस में एटम और ग्रुप का पोजीशन बदलने की वजह से, डिफर होने की वजह से जो प्रॉपर्टी डिफर होता है, वैसे उस वजह से जो आइसोमर्स डेवलप करेगा उसको बोलेंगे स्टीरियोआइसोमरिज्म। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ था कौन सा आइसोमर्स, स्पेस आइसोमर्स। क्या लिखा हुआ था, स्पेस आइसोमर्स, क्योंकि स्पेस में बदलने की वजह से पोजीशन आइसोमर्स डेवलप किया, इसलिए नाम दिया गया स्पेस आइसोमर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए W X Y और Z। क्या लिखें, W X Y Z। अब ध्यान से देखें, इसका आइसोमर्स तैयार कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं W X, Y की जगह पे यहाँ पे Z लाते हैं, यहाँ पे Z, इसको बना रहे हैं Y। तो आप एक बात तो है क्लियर कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कंपाउंड अलग हो गया तो प्रॉपर्टी डिफर होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, ये दोनों में ध्यान से देखिएगा आप, तो इसमें W X Y Z, तो W के साथ X कनेक्ट है, ठीक है, W के साथ X है, और X के साथ W और Y है। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे Y जो है, Y के साथ कौन कनेक्ट है, X और Z कनेक्ट है। मतलब Y के साथ कौन कौन बॉन्ड बना रहा है, X और Z। लेकिन यहाँ पे Y जो कनेक्ट है किसके साथ है, Z के साथ। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें जो Y का कनेक्टिविटी है वही यहाँ पे भी कनेक्टिविटी है? नहीं, कनेक्टिविटी बदल गया। अब आपको याद होगा हमने बोला था कि कनेक्टिविटी बदलने की वजह से स्ट्रक्चर बदल जाता है, इसीलिए ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं कौन सा आइसोमर्स, तो बोलेंगे इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इसमें बिल्कुल क्या हो गया, कनेक्टिविटी बदल गया, मतलब कंपाउंड ही चेंज हो गया। कनेक्टिविटी बदलने का मतलब बॉन्डिंग बदल गया, बॉन्डिंग बदलने का मतलब क्या हो गया, सारा चीज चेंज हो जाएगा। तो बोलेंगे कनेक्टिविटी ही बदल गई, इसलिए क्या नाम दिया गया इसको, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आगे देखें, इसी एग्जांपल को हम दिखा रहे हैं आपके सामने। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं यहाँ पे W X Y और यहाँ पे Z लिखे हैं, और इसी को लिखते हैं ऐसे, देखिए तो W X Y और यहाँ पे Z। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ W X Y Z मतलब जो यहाँ पे क्या है, W X Y Z। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो बॉन्ड का कनेक्टिविटी ऊपर था वही बॉन्ड का कनेक्टिविटी नीचे है। इसका मतलब है कनेक्टिविटी सेम हो गया, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर सेम होगा। अंतर कहाँ पे है, ध्यान से देखिए अंतर कहाँ पे है, तो आपको मालूम चलेगा। देखिए X और Y के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो W और Z स्पेस में सेम साइड है, ये क्या है, सेम साइड है। वही X और Y के रिस्पेक्ट में देखें W और Z सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। तो बताइए स्पेस में अरेंजमेंट वही रहा कि बदल गया। आप देखें यहाँ दोनों सेम साइड है और यहाँ क्या है, अपोजिट साइड है। तो अरेंजमेंट बदलने की वजह से जो आइसोमर्स डेवलप करता है, ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है कौन सा, तो बोलेंगे इसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स। तो मेरे ख्याल से आपको एक बात तो समझ में आ गया कि स्टीरियो आइसोमर्स किसको बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, कनेक्टिविटी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। तो बदलता कहाँ है भाई, बदलता है यहाँ पे स्पेस में अरेंजमेंट बदलने की वजह से प्रॉपर्टी बदल जाता है, इसलिए ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमरिज्म, या कहीं कहीं बुक में देखेंगे स्पेस आइसोमर्स। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा।
समझ में आया कि नहीं आप लोग बिल्कुल बताएं, आया कि नहीं। आप बोलेंगे सर समझ में तो आ गया, लेकिन बोलेंगे तो आवाज़ कैसे पहुंचेगा। बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं, लेकिन एक आपके पास हथियार है, कमेंट के थ्रू आप बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया तो बोले यस सर समझ में आया, और नहीं आया तो बोलेंगे नो लिखेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टीरियोआइसोमर से क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ध्यान से देखें, स्टीरियोआइसोमर को दो पार्ट में दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, और अगला आपके पास है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो हमने क्लियर किया स्टीरियोआइसोमर को दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किए हैं। कौन कौन, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। आगे बात वो अलग है और क्लासिफिकेशन होगा तो क्लियर। तो स्टीरियोआइसोमर्स के दो पार्ट में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब देखें आपके मन में एक बात चल रहा होगा कि सर ये बात तो क्लियर है कि स्टीरियोआइसोमर्स का मतलब है कि मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट डिफर होने की वजह से प्रॉपर्टी डिफर होता है, इसीलिए नाम दिया गया स्टीरियोआइसोमर। लेकिन ये भी दो पार्ट में चला गया, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और ये क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो मुझे ये बताइए कैसे पता चले किसको हम बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और किनको बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझाइए। तो बिल्कुल हम है ना समझाते। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स किसको बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, वो देखिए ध्यान से देखिए। तो यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पे लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स वर्सेस कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। आज हम आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर करने जा रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं किसको है। देखिए ध्यान से, आपके सामने एग्जांपल ले रहे हैं। ये अगर एग्जांपल आप समझ गए तो दोनों आपको समझ में आ जाए किसको बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और किसको बोला जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमर। बहुत आसान है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात तो क्लियर हो गया कि स्पेस में पोजीशन बदलने की वजह से जो होता है ऐसा आइसोमर्स का होता है स्टीरियोआइसोमर। इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चर का इमेजिंग करना पड़ेगा, इमेजिनेशन होना चाहिए थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इमेजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इसे हम लेते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे लिख रहे हैं CH3 और यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पे लिख रहे हैं हाइड्रोजन। अब हम क्या करते हैं कि आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, CH3 दोनों में क्या है, स्पेस में सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, सेम साइड। अब क्या करते हैं, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर करते हैं। अब ये दोनों को अपोजिट लेके चले जाते हैं, मतलब इसको यहाँ लेकर आते हैं, इसको यहाँ लेकर आएंगे तो क्या होगा, स्पेस में पोजीशन बदल जाएगा। तो इसको देखिए इंटर कन्वर्ट करें, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड C CH3 ये हाइड्रोजन। इसको कुछ नहीं किया, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। अब दोनों में ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए आप जो देख रहे हैं ये जो है CH3 CC डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, सेम साइड है। और यहाँ क्या है, दोनों अपोजिट साइड है। तो आप क्या देख रहे हैं, स्पेस में बताइए एटम्स या ग्रुप का अरेंजमेंट सेम मिला के डिफर हो गया, यहाँ सेम साइड है, यहाँ अपोजिट साइड है। तो स्पेस में अरेंजमेंट डिफर होने की वजह से यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं उसको कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कॉन्फ़िगरेशनल है कि कन्फर्मेशनल है। अब एग्जांपल और एक लेते हैं आपके सामने, तब दोनों समझ में आपको आएगा। यहाँ पे लिख रहे CH2 Br CH2 Br। यहाँ पे इसको इंटर कन्वर्ट करते हैं
CH2Br CH2Br। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, सुनेंगे तभी समझ में आएगा। प्यारे बच्चों घबराए नहीं, बिल्कुल आप समझने का प्रयास करें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए ये बोलेंगे सर ये दोनों एग्जाम्पल आप लिए हैं, कौन कॉन्फ़िगरेशन है कौन कन्फर्मेशनल है, हम समझ में नहीं आ रहा, समझाइए। बिल्कुल हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराइए नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हुआ है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा यस सर। अरेंजमेंट इसलिए डिफर बोल रहे हैं कि देखिए ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों अपोजिट साइड है। मतलब मान लीजिए इस तरह से ये सेम साइड है, फिर इसको इधर लेके चले गए तो अपोजिट साइड हो गया। तो स्पेस में तो अरेंजमेंट यहाँ पे डिफर हो गया। यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ पे इसको लिखते हैं ऐसे, ब्रोमीन यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको देखिए स्पेस में अरेंजमेंट बदल के इधर लेके चले गए या फिर इसी को इधर लाए। मतलब ये स्पेस में देखिए ये दोनों सेम साइड का अपोजिट साइड है, तो आपका जवाब होगा ये दोनों सेम साइड है और ये दोनों क्या हो गया अपोजिट साइड। मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना हो या इसको इसमें कन्वर्ट करो तो दोनों स्पेस क्या हो गया, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर है। तो यहाँ भी स्पेस में अरेंजमेंट डिफर है और यहाँ भी स्पेस में अरेंजमेंट डिफर है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो क्लियर होगा कि स्टीरियो है क्योंकि स्पेस मैनेजमेंट डिफरेंट, लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल है कि कन्फर्मेशनल है वो कैसे समझ में आएगा। मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना हो या यहाँ से आना हो तो स्पेस में अरेंजमेंट तो डिफर है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो एक चीज़ मालूम चलेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ स्पेस में अरेंजमेंट डिफर करने के लिए अब देखिए आपको लग रहा होगा सर कुछ नहीं किए होंगे, इस बोन को रोटेट कर दिए होंगे तो ये उलट के हाइड्रोजन ऊपर चला गया और CH3 नीचे हो गया। मेरे प्यारे बच्चों जब भी दो एटम के बीच में पाई बोन आता है तो वहाँ पर रोटेशन अलाउड नहीं होता है। फिर से बोले हैं, जब भी दो एटम के बीच पाई बोन आ गया, पाई बोन किसको कहते हैं, एक सिग्मा एक पाई, एक ही हो या एक से अधिक हो, जब भी पाई बोन होगा तो उसमें रोटेशन अलाउड नहीं होता। जैसे ध्यान से देखिए वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। ध्यान से देखें आप लोग, आपके सामने कुछ लेकर आए हम, देखिए बिल्कुल वही है। देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये क्या है कार्बन कार्बन। दो बॉन्ड है तो मान लेते एक सिग्मा एक पाई होगा, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में CH3 तो ऑरेंज वाला जो देख रहे हैं CH3 है, ये क्या है CH3 है। मॉडल से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। इमेजिनेशन कीजिए, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, क्लियर। तो आइए पहले वाला बताइए, ये वाला स्ट्रक्चर है कि ये वाला, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि ये A का ये ज्योमेट्री है, ये A का एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है कि B का, तो आपका जवाब होगा A का। तो B जो है हम कुछ नहीं किए हैं, इसको इधर से इसको ऊपर लेके चलेगा, हाइड्रोजन को ऊपर लेके चलेगा और CH3 को क्या किया नीचे लेके आ गए। तो मतलब क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं। लेकिन देखिए तो रोटेट हो पा रहा है, नहीं रोटेट हो पा रहा है। क्यों नहीं रोटेट हो पा रहा है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो आपको इसको यहाँ लेके जाना है, इसको यहाँ लेके जाना है, तो रोटेट तो नहीं हो पाएगा। मतलब रोटेशन अलाउड है कि नहीं। तो याद रखिएगा जब दो एटम के बीच बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं होता उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड। मतलब जब रोटेट नहीं करेगा, मतलब रोटेशन अलाउड नहीं होगा तो उसको बोलता है रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। आपको इसको यहाँ लाना होगा तो सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो जैसे मान लीजिए हम पाई बॉन्ड ब्रेक किए, जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड तोड़े तो पहले सिग्मा या पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है उसको हम लोग तोड़ते हैं। पाई बॉन्ड जैसे तोड़े तो तोड़ने के बाद देखिए आपको क्या हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर मिल गया आपको, ठीक है। तो जैसे पाई बॉन्ड को तोड़े तो हम लोग क्या किया, आसानी से रोटेट कर लिए, रोटेट करके लेके चले गए। मतलब स्पेस में अरेंजमेंट यहाँ भी डिफर और यहाँ भी डिफर हो गया। तो बोलेंगे स्पेस में अरेंजमेंट डिफर है लेकिन रोटेशन अलाउड है नहीं। मतलब रोटेट करके हम लोग ये A से B में जा सकते हैं या B से A में आ सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि A से B में जाना है या B से A में जाना है तो क्या रोटेट करके आ सकते हैं, नहीं। तो बोलेंगे क्योंकि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन अलाउड नहीं रहा तो उसको बोलते हैं रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड। फिर से बोले हैं रोटेशन जहाँ पे वर्जित होता है उसको बोला जाता है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड। तो याद रखिएगा स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो, क्या बोल रहे हैं, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब रोटेशन अलाउड नहीं हो और उस वजह से आइसोमर्स अगर डेवलप कर रहा है तो ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कौन सा बोलेंगे,
तो बोलेंगे यहाँ पे ए एंड बी आर configurational isomers because rotation is restricted. मतलब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स उसको बोलेंगे, स्पेस में तो अरेंजमेंट डिफर होगा लेकिन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड की वजह से होता है, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। अब उसका एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो कार्बन कार्बन ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, जबकि यहाँ क्या था? डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है। तो जो आप ब्रोमीन देख रहे हैं, आप ब्रोमीन, ये मान लीजिए ब्रोमीन है, सी ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, और यहाँ पे दो को हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, यहाँ एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने क्या किया कि ब्रोमीन दोनों सेम साइड है, इसको क्या किए? उलट के उसको अपोजिट ऊपर लेके करें। तो यहाँ पे बताइए, तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा रोटेट करने के लिए, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर करने के लिए। रोटेट नहीं करना पड़ेगा, ये सॉरी ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री होता है। आप देखिए आसानी से रोटेट कर रहा है। जिधर स्पेस में अरेंजमेंट डिफर करना है कर लीजिए अरेंजमेंट, तो आपको रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं। मतलब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है या रोटेशन फ्री है? तो बोलेंगे सर रोटेशन फ्री है। तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री होता है, इसमें अरेंजमेंट डिफर आसानी से मिलेगा। तो याद रखिएगा, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो और रोटेशन, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो, रोटेशन फ्री की वजह से मिलता हो, तो ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो, क्या हो? स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो और रोटेशन फ्री हो, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलेंगे, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को बोलेंगे कौन सा? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो इसको बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बिकॉज रोटेशन इज फ्री। रोटेशन क्या है? फ्री है। मतलब इसको रोटेट करके ये ला सकते हैं, मतलब ये रोटेशन फ्री है? बोलेंगे नहीं सर। क्या इसको रोटेट करके ये ला बना सकते हैं? बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि रोटेशन यहाँ फ्री नहीं, जबकि यहाँ रोटेशन क्या है? फ्री है। यहाँ भी रोटेशन क्या है? फ्री है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। माइंड में डाल लीजिए, फिर से बोल रहे हैं, अपने दिमाग में जो है डाल लीजिए एक बात कि स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। क्या बोल रहे हैं? स्पेस में अरेंजमेंट डिफर, जैसे पूरा स्पेस है, अरेंजमेंट डिफर हो और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, तो वैसे आइसोमर्स को रखा गया किसमें? किस कैटेगरी में रखा गया है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में। और जहाँ रोटेशन फ्री हो, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर मिल रहा है, पूरे स्पेस में है अरेंजमेंट डिफर मिल रहा है और रोटेशन फ्री हो, वैसे उस वो कौन से आइसोमर्स में चला जाएगा आपका? तो बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में हम लोग को अच्छा खासा समय लग जाता है। फिर से बोल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में हम लोग को अच्छा खासा लग जाता है समय, लगभग आपका 6 से 8 लेक्चर के बीच में लगेगा। जबकि वही कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में जो है आपका लगभग आपको जो है 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। घबराइए नहीं, बिल्कुल आसानी से ख़त्म करेंगे एक करके। अब देखिए, आप लोग नाम सुनोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसी में आता है। तो बताइए आपको कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल समझ में आया कि नहीं? बताइए, समझ में आया कि नहीं? बोल रहे होंगे, बताइए आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लिख रहे हैं, द स्टीरियो आइसोमर्स which cannot be converted without breaking bond,
विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड called as configurational isomers। वहीं पे on the other hand they can be converted without breaking bonds, without breaking a bond, called as conformational isomers। conformational isomers। देखिए आपको पता ही चल गया होगा कि लाइट कटा हुआ है, यही यहाँ का परेशानी है। आधा घंटा लाइट देगा फिर कट जाएगा, आधा घंटा लाइट देगा ये कट जाएगा। ये गांव है, गांव में थोड़ा सा जानते ही ये परेशानी होता है। गांव में दिक्कत क्या है कि समझिए कि लगभग एक ग्रिड है तो लगभग 100 गांव आता है इसमें, ठीक है, एक ग्रिड में। और एक गांव में अगर तार उड़ गिर गया तो पूरे गांव का काट देता है। शहर में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोग पटना में रह रहे थे तो अगर मान लीजिए सब्जी बाग में अगर लाइट प्रॉब्लम है तो बगल वाले में लाइट नहीं करता था, गली बगल वाले में लाइट देता था। लेकिन यहाँ ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ क्या है कि एक अगर लाइट कटता है ना पूरे को काट देता है। पता नहीं, ये गाँव है, जानते ही हैं। देखिए लाइट कट गई, इसलिए थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको, बट समझ में आ रहा होगा। देखिए समझाते हैं। मैंने लिखा है कि द स्टीरियो आइसोमर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब हम लोग एक, जैसे यहाँ पे इससे कैन नॉट बी कन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जिसमें कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता हो तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स। मतलब कैन नॉट बी कन्वर्टेड, एक मतलब एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर स्पेस मैनेजमेंट डिफर, तब तक हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ऐसे को बोलता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। लेकिन वही ऑन दी अदर हैंड दे कैन बी कन्वर्टेड, एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्पेस मैनेजमेंट डिफर कर सकते हैं बिना बॉन्ड के ब्रेक किए हुए। ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल में अंतर क्या है। मैं सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखता हूँ कि स्टीरियो आइसोमर्स है तो ये क्लियर है कि स्पेस में अरेंजमेंट डिफर होने की वजह से ये आइसोमर्स डेवलप किया, इसलिए स्टीरियो बोलेंगे। अब स्पेस में अरेंजमेंट डिफर है और बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड है, बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं, उस वजह से आइसोमर्स बोलेगा तो कॉन्फिगरेशन बोलेंगे। अब स्पेस में अरेंजमेंट डिफर है और रोटेशन, बॉन्ड में रोटेशन फ्री है, रोटेशन फ्री हो और स्पेस में अरेंजमेंट डिफर मिल जाए तो वैसे आइसोमर्स को बोला जाता है कौन सा? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आया होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए, थोड़ा सा अंधेरा हुआ है लाइट कटने की वजह से, मुझे समझ में आ रहा है। तो मैंने क्लियर किया आपको कि ये कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल में अंतर क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे आपको कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और उसके बाद पढ़ाएंगे आपको कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स दो पार्ट में बांटेंगे। एक है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा आपके सामने है ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या है? तो बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। मतलब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। और आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन में यहाँ ये दोनों से अच्छा खासा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे बोले कि अगर मान लीजिए अगर आइसोमेरिज्म से अगर 20 क्वेश्चन आया है तो 20 में से 15 क्वेश्चन जो ये दोनों मिला के आया होगा, समझिए इतना इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, तो हम पहले पढ़ाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसके बाद पढ़ाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखिए आगे क्लियर करते हैं ज्योमेट्रिकल किसको कहते हैं। आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, किस आइसोमर्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहा जाता है वो क्लियर करने जा रहे हैं। आपके सामने दो एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। सी डबल बॉन्ड सी डबल ओ एच, या फिर बोलें सी डबल ओ एच, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए, ये दो है, तो आप क्या देख रहे हैं, सी डबल ओ एच है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच। तो आप ऐसे सोचिए, ये दोनों में स्पेस में क्या है, स्पेस में जो अगर बात करें दोनों सेम साइड्स है, क्या इसको अपोजिट साइड नहीं लेके जा सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ चला जाए और सी डबल एच है, तो स्पेस मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट मिल जाएगा। अभी दोनों जो है सेम साइड है, इसको यहाँ लेके चले जाए, इसको यहाँ लेके चले, स्पेस मैनेजमेंट क्या होगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो आपका सी, इसको ऐसे लेने देते हैं, सी डबल ओ एच एच और सी हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, सी डबल ओ एच। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि देखिए ये दोनों क्या है, सेम साइड में है, स्पेस में क्या है, सेम साइड में है। अब ये दोनों क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया। तो याद रखिएगा, ध्यान से देखें, ये दोनों सेम साइड है और ये क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया। तो जाहिर सी बात है कि स्पेस मैनेजमेंट वही रहा कि बदल गया, तो बोलेंगे बिल्कुल बदल गया। स्पेस मैनेजमेंट यहाँ सेम साइड से है, यहाँ क्या है, अपोजिट साइड से है, तो स्पेस मैनेजमेंट बदल गया। और रोटेशन फ्री है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो बोलेंगे हम रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड। क्यों, क्योंकि सीसी डबल बॉन्ड हम रोटेट कर पाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो रोटेट हो पाता है, नहीं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, रोटेट हो पाएगा, नहीं। मतलब रोटेशन, देखिए स्पेस में अरेंजमेंट डिफर है। और बताइए रोटेशन फ्री है या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बताइए रोटेशन फ्री है या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो आपका जवाब होगा कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है सर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो एटम के बीच में जब पाई बॉन्ड आ जाता है, मतलब डबल पाई बॉन्ड आ जाता है, कभी रोटेट नहीं होता। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई, तो डबल बॉन्ड आएगा तो रोटेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, क्या हो, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। इस वजह से जो आइसोमर्स डेवलप करता है, ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है, क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्यारे बच्चों कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, सिर्फ स्पेस में दोनों, देखिए ये कार्बन कार्बन है, डबल बॉन्ड है, सी डब्ल्यू एच यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया कि इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इधर देखिए यही ना है आपके पास, कार्बन सी डब्ल्यू एच हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मैंने क्या किया, दोनों सेम साइड है, सी डब्ल्यू एच, आप अपोजिट साइड करते हैं, तो ये दोनों कैसे रह देते हैं। स्पेस मैनेजमेंट डिफर आपको करना है, आप यही ना कर सकते हैं कि सी डब्ल्यू एच को इधर लेके चला गया, हाइड्रोजन को उधर लेके चले गए, इस वजह से स्पेस में क्या हो गया, अरेंजमेंट डिफर हो गया। तो अरेंजमेंट तो डिफर हो गया आपका स्पेस में, तो स्पेस में अरेंजमेंट डिफर है, ठीक है, क्लियर हो गया, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर है। और ये जो है रोटेशन फ्री है या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखिए एक वर्ड है यहाँ पे, सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिस और ट्रांस। नाम सुने होंगे आप लोग, कहीं पर लिखा रहता है सिस और कहीं पर लिखा रहता है ट्रांस। तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं, तो याद रखिएगा स्पेस में अरेंजमेंट डिफर और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, उस वजह से आइसोमर्स डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखिए दोनों सेम साइड है, सी डब्ल्यू एच जब सेम साइड है तो इसको बोला जाता है सीस, क्या बोलेंगे इसको, सीस। ये दोनों सी डब्ल्यू एच सेम ग्रुप कहाँ, अपोजिट साइड है, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। याद रखिएगा स्पेस में अगर दोनों ग्रुप सेम साइड हो, स्पेस में दोनों ग्रुप सेम साइड हो तो सीस, और वो अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। मतलब सीस और ट्रांस होने के लिए सेम ग्रुप, अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सीस, अपोजिट है तो ट्रांस। तो देख रहे हैं सेम ग्रुप सेम साइड है तो सीस और अपोजिट है तो ट्रांस। थोड़ा सा इसकी हम प्रॉपर्टी पर बात करें, आप देखिए
इसका मेल्टिंग पॉइंट सुनिएगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 138 डिग्री सेल्सियस, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 287 डिग्री सेल्सियस। आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि मैंने कुछ नहीं किया, स्ट्रक्चर भी वही है, सिर्फ स्पेस में मेरे प्यारे बच्चों स्पेस में अरेंजमेंट सिर्फ डिफर हो गया। मतलब ऐसे समझे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे COH है और यहाँ पे COH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम साइड है तो सिस बोलेंगे। तो सिस वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका 138 डिग्री सेल्सियस। क्या है 138 डिग्री सेल्सियस। वही ट्रांस वाला सिर्फ क्या किए हैं, कुछ नहीं किए, मैंने सब कुछ वही है, बॉन्डिंग भी वही है, सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो गया। सिर्फ मैंने क्या किया कि COH को नीचे लेकर आया, हाइड्रोजन को ऊपर लेके चले गए, उस वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा 280 डिग्री 287 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। तो प्रॉपर्टी वही रह गई, बदल गया। तो हमने बोला था कि स्पेस में अरेंजमेंट डिफर होता है तो प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे अगर देखेंगे तो इस वाला ये जो मॉलिक्यूल होता है इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। क्लियर। ऐसे भी हम एक या एक से अधिक फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी कोई एक बदल जाता है, उस वजह से हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे घटना को बोला जाता है आइसोमर्स। क्लियर। अब देखिए इसका नाम, सिस वाले का नाम बोला जाता है मैलेइक एसिड। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है, सिस वाला को बोला जाता है मैलेइक एसिड, और ट्रांस वाले का नाम दिया गया है फ्यूमेरिक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है समझ में आ गया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसको बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है किसको बोल रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बस एक लाइन याद रखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कुछ नहीं, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है तो ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये दोनों देखिए स्पेस में ज्योमेट्री वही रहा कि बदल गया। तो देखिए ये दोनों सेम साइड है और ये दोनों अपोजिट साइड हो गया, तो ज्योमेट्री वही रहा कि बदल गया, ज्योमेट्री बदल गया, इसीलिए नाम दिया गया इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर। तो हम डिफिनेशन लिखें, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे, दिस कन्फिगरेशनल isomers arising due to rotation restricted about a bond called as geometrical isomers। इसी को बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप देख रहे हैं लाइट का कितना प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पढ़ाया नहीं कि फिर जो है 5-10 मिनट दिया लाइट कट गया, यही वजह है, थोड़ा सा परेशानी बढ़ रहा है, बट घबराए नहीं, इसी वजह से लेक्चर थोड़ा सा लेट में जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने लिखा कि दिस कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स एराइजिंग ड्यू टू रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन या अगर वैसा कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स जिसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता हो वैसे आइसोमर्स को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ही बोला जाता है सिस और ट्रांस। तो आप कुछ नहीं कीजिए, सेम साइड रहेगा तो सिस और एक रहेगा ट्रांस, तो एक दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग, सिस और ट्रांस, मतलब एक दूसरे को बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर। आइसोमर्स तो जब भी डिफाइंड होता है एक के लिए कि एक या एक से अधिक संबंध रहेगा तभी ना बात करेंगे। क्लियर। यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अब हम आपको सिखाने वाले हैं कंडीशन क्या है वो क्लियर करने वाले हैं। आगे देखिए कंडीशन क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स देखा हम लोग आसानी से बताते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कंडीशन, देखिए कंडीशन फॉर GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कंडीशन फॉर क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है। पहला कंडीशन, पहला जो शर्त है वो ध्यान से देखिए, रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड।
रोटेशन हर हाल में क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या, जो रोटेट नहीं हो पाए, दो एटम के बीच जो बॉन्ड बना वो रोटेट नहीं हो पाए, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल और आसानी से रोटेट करेगा। आपसे पूछा जाए कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल रोटेट करेगा कि नहीं, तो आसानी से। कोई भी दो एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड आ जाए, एक या एक से अधिक पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ रोटेट कर पाएगा, नहीं रोटेट कर पाएगा। जैसे मान लीजिए दो कार्बन ऐसे अगर बांध दिया जाए तो रोटेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। रिंग को आप रोटेट कर पाइएगा, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। ये सब जो है रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम बोल रहे हैं कि वहीं पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखा जाएगा जहाँ पर रोटेशन क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं, रोटेशन फ्री है। इसका मतलब है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी नहीं देख सकते, इसीलिए अल्केन में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता है। अल्कीन में हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच हो सकता है। ये देखिए फिर लाइट कटा, ये आपका जो है रिंग है। अब देखिए फिर से आगे हम क्लियर करते हैं। तो रोटेशन शुड भी क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड आपको समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा कंडीशन क्या है, स्पेशियल डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स आर मस्ट बी डिफरेंट। मैंने लिखा कि द स्पेशियल डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स आर मस्ट बी डिफरेंस, मतलब आप बोल रहे हैं स्पेस में जो अरेंजमेंट डिफर हो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, हर हाल में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम लेते हैं एग्जांपल COO, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ब्रोमीन ले लिए, यहाँ हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ ब्रोमीन ले लिए और यहाँ हाइड्रोजन ले लिए। अब इसको स्पेस में अरेंजमेंट डिफर करते हैं, हाइड्रोजन को ऊपर लेके चले जाते हैं और ब्रोमीन के नीचे लेके चले जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, तो ब्रोमीन को ऐसे रहने देते हैं, हाइड्रोजन को ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन। तो स्पेस मैनेजमेंट डिफर तो हो ही गया। अब देख रहे हैं ये दोनों सेम साइड है, सीस बोलेंगे या ट्रांस बोलेंगे सीस, सेम ग्रुप सेम साइड तो सीस। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है आपको 11 डिस्टेंस मान लेते हैं, दोनों ब्रोमीन के बीच जो है डिस्टेंस मान लेते हैं 11। अब स्पेस मैनेजमेंट डिफर हुआ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं L2। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 11 और L2, मतलब स्पेस में जब अरेंजमेंट आप डिफर करें तो L1 और L2 ऑलवेज बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो पाएगा। मतलब स्पेस में जो आपने अरेंजमेंट किया है, स्पेशल स्पेस में जो अरेंजमेंट किया है एटम और ग्रुप्स का, उसके बीच का डिस्टेंस हर हाल में क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होगा, तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब सिर्फ रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड से काम नहीं चले, रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड होना ही चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए, स्पेस में अरेंजमेंट अगर डिफर मिल गया तो ये तभी बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के दो कंडीशन, रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और स्पेशल डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। मुझे कोई बोलता है कि बताइए कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, तो बस एक ही कंडीशन हम बोलते हैं, कुछ नहीं, याद रखिएगा। पहला, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए बॉन्ड के अबाउट, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो रोटेशन आप जो स्पेस में अरेंजमेंट डिफर जो मिल रहा है, स्पेस में जो अरेंजमेंट कर रहे हैं उसका स्पेशल डिस्टेंस हर हाल में क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं कर रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो पाएगा। क्लियर, आगे आते हैं। अब देखिए किस किस कंपाउंड में हम लोग का पढ़ना जो केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहला, डबल बॉन्ड सिस्टम, और वहां पे पढ़ना है जहां पे दो एटम के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड।
या फिर दूसरा और कहाँ पढ़ना है, और पढ़ना है रिंग में। तीसरा रिंग सिस्टम, जहाँ पे रिंग होगा वहाँ पे बात करेंगे। और तीसरा आपके सामने है ट्राइफिनाइल सिस्टम। पहला पढ़ेंगे डबल बॉन्ड, किसी भी दो एटम के बीच डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पर ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद रिंग सिस्टम में देखेंगे, उसके बाद ट्राइफिनाइल सिस्टम। हाँ, बोलेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे क्यों नहीं हो, कि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, वहाँ पे रोटेशन क्या है, फ्री है। रोटेशन फ्री हो तो जाहिर सी बात है ज्योमेट्रिकल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे डबल बॉन्ड सिस्टम में, उसके बाद पढ़ेंगे रिंग सिस्टम, उसके बाद कहाँ पढ़ेंगे ट्राइफिनाइल सिस्टम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो पहले डबल बॉन्ड सिस्टम देखेंगे, उसके बाद जब हो जाएगा तो रिंग पे जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे ट्राइफिनाइल सिस्टम। देखिए हेडिंग दे रहे हैं कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, शॉर्ट में लिखे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन सीसी डबल बॉन्ड्स। बताइए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्कीन। अल्कीन में देखने जा रहे हैं, कहाँ देखने जा रहे हैं। अगर कोई अल्कीन दे दे, आपसे पूछे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं, उसके लिए कंडीशन क्या है वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। बहुत आसानी से हम लोग क्लियर करेंगे, देखिए ध्यान से। तो हम यहाँ पे लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन जब आपस में जब 2 बॉन्ड बना लिया है तो अब कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बचा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है, और यहाँ भी 2 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 इससे बना लिया तो इससे कितना बनाएगा 2। तो यहाँ पे मान लेते एक्स है और यहाँ पे मान लेते हैं वाई है। ठीक है, एक्स और वाई। तो आप देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड के कार्बन पे यहाँ ए है और ये क्या है बी है, ये एक्स है और ये क्या है वाई से। याद रखिएगा अगर आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने की कंडीशन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ए और बी बराबर नहीं है और एक्स और वाई बराबर नहीं है, तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। याद रखिएगा कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन में कार्बन पर जो 2 ग्रुप होगा, एटम या ग्रुप, आपस में दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं। बराबर अगर नहीं है और ये भी आपस में बराबर नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। उसी तरह से मान लेते हैं, एक तो ये कंडीशन हो गया। अगला आपस में कोई नहीं बराबर हो, ए बराबर बी नहीं हो, बी बराबर एक्स नहीं हो, बराबर वाई नहीं हो, मतलब ना ए बराबर बी हो और न एक्स बराबर वाई हो, न ए और एक्स से बराबर हो, न बी वाई से बराबर हो, तो वहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो जाए। अगला ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों बराबर हो जाए, ए बराबर बी और एक्स बराबर वाई नहीं हो, एक्स बराबर वाई नहीं हो, तो बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है। उसी तरह से याद रखिएगा अगर कोई ऐसे हो, कभी ऐसा हो जाए ए बराबर बी नहीं हो और एक्स बराबर क्या हो वाई हो, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, नहीं होगा। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए हर हाल में डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन एटम्स पर दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। जैसे ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, एक्स बराबर वाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, हमने बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब भी आपको देखना हो तो आप क्या करें, डबल बॉन्ड के कार्बन पर जाए। जैसे ही डबल बॉन्ड के कार्बन पर जाएंगे तो 2 एटम और ग्रुप बैठा होगा, क्या होगा 2 एटम और ग्रुप बैठा होगा और आपस में दोनों बराबर नहीं होगा। जैसे ए बराबर बी नहीं है और एक्स बराबर वाई नहीं है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा डबल बॉन्ड के कार्बन पर ए और बी बराबर नहीं हो और एक्स बराबर वाई नहीं हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा, या फिर चारों आपस में बराबर नहीं हो तो वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। लेकिन अगर भूल से याद रखिएगा अगर एक भी डबल बॉन्ड कार्बन एटम पर आपस में एक ए और बी या एक्स और वाई में से दोनों कोई एक भी बराबर हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। क्लियर, क्यों नहीं होगा आगे बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए अल्कीन में अगर देखना हो तब जाएंगे डबल बॉन्ड के कार्बन पे, दोनों ग्रुप जो अटैच है, ये दोनों
दोनों आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इधर भी आपस में क्या होना, डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में सेम है कि नहीं, इसमें सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस वाले कार्बन पर आपस में सेम नहीं होना चाहिए और इस वाला कार्बन पर आपस में सेम नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, मान लीजिए ए बराबर बी नहीं है और एक्स बराबर वाई नहीं है, और ए बराबर एक्स हो जाए और बी बराबर वाई हो जाए। मतलब ये आपस में बराबर नहीं है और ये आपस में बराबर नहीं है, और ये दोनों आपस में बराबर हो गया या फिर ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो हम लोग बोलेंगे, या कोई दोनों में से हो जाए तो बोलेंगे कि यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज हो जाएगा, कोई दिक्कत। मतलब ये क्लियर है कि डबल बॉन्ड के कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप आपस में डिफर होना चाहिए, दोनों आपस में डिफर होना चाहिए, और ये दोनों में अगर सेम भी रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्यों प्यारे बच्चों, क्यों बोल रहे हैं कि अगर सेम रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज नहीं होगा? ध्यान से देखिए तो ये वाला कंडीशन क्यों, इस वजह से क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए CC डबल बॉन्ड, मान लीजिए ये A है और यहाँ पे B है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं CH3 और यहाँ पे लेते हैं CH3 और यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पे लेते हैं ब्रोमीन। तो देखिए ऐसी ना है, A और B बराबर है तो यहाँ पर बराबर हो गया, ये दोनों बराबर नहीं, एक्स और वाई बराबर नहीं है। अब इसको स्पेस मैनेजमेंट आप डिफर कर दें, स्पेस मैनेजमेंट डिफर कर दीजिए, आप इसको यहाँ लेके चले जाइए, इसको यहाँ लेके चले जाइए। इसको ऐसे रहने तो CH3 यहाँ ब्रोमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी ब्रोमीन जो है CH3 के और CH3 के, और यहाँ भी ब्रोमीन जो है CH3 के बीच है। तो रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, स्पेशल डिस्टेंस अगर रहेगा तो बताइए स्पेशल डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो जाएगा। और जब स्पेशल डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो बताइए क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज होगा, नहीं होगा। तो हम लोग यही बात किए यहाँ पे कि मैं क्लियर किया कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज क्यों नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे कि स्पेशल डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखने की जरूरत है, देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और दूसरा कंडीशन था स्पेशल डिस्टेंस सेम नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई बीच L1 निकाल ले और यहाँ के बीच कोई L2 बोल दे, तो L1 बराबर L2 नहीं हो जाएगा, दोनों तो सेम ही लग रहा है, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2। अगर ध्यान से देखेंगे तो स्पेशल डिस्टेंस क्या होगी आपका, सेम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब डबल बॉन्ड के कार्बन पर दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, और दोनों में से कोई भी एक बराबर होगी तो शो नहीं करेगा। क्लियर? चलिए तो देखिए अब हम बहुत सारा प्रॉब्लम देंगे। अब आपको पहचानना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा। बस फिर से एक बार बोल रहे हैं, बस एक बात याद रखिए, अगर मुझे अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड के कार्बन पे जाते हैं और इस पर एक ग्रुप और इस पर एक ग्रुप हो, आपस दोनों अगर बराबर नहीं है और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल होगा। ये होगा, ये दोनों कार्बन में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप में आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ये इस वाला एक ही कार्बन पर दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो बोलेंगे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। हाँ अब देखिए मैंने जो लिखा था, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पे, एक तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और दूसरा क्या हो रहा है, स्पेस मैनेजमेंट अगर बदलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका स्पेशल डिस्टेंस अलग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेंगे तो स्पेशल डिस्टेंस क्या हो जाता है, सेम आ जाता है। इस वजह से हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? अब हम बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है। देखिए बहुत सारा हम सवाल दिए, आपको पहचानना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए फिर से एक बार समझा रहे हैं। मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इससे A है, ऐसे B है, ऐसे X है, ऐसे Y है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए कंडीशन A बराबर B नहीं होना चाहिए और X बराबर Y नहीं होना चाहिए। A बराबर B नहीं होना चाहिए और X बराबर Y नहीं होना चाहिए। A और B के बराबर नहीं होना चाहिए, X Y के बराबर। अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, जो अभी हम बात किए थे कुछ देर पहले। अब देखिए हम इसको देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं। थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो तोड़ के
तो देखिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिए, ये CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखिए जब मेडिकलाइजेशन होगा, देखिए तो ये दोनों ग्रुप क्या है, ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट हो गया, लेकिन ये दोनों के ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया। और जब सेम हो जाएगा तो जब मेडिकलाइजेशन होगा, बताइए तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों कार्बन पे आप दोनों कार्बन पे ए और बी क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, X और Y बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो जो मेडिकलाइजेशन होगा नहीं होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो CH3 तोड़ेंगे तो C हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, अभी इनिशियल फेज है इसलिए तोड़ के दिखा रहे हैं, तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं था, CH3। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस वाला कार्बन पे CH3 और H दोनों सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। ई वाला कार्बन पर CH3 और H दोनों सेम है कि अलग अलग है, तो अलग अलग है तो जाहिर सी बात ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं, तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कई बार पूछा गया एग्जाम में ये वाला, ठीक है। इससे हमको मतलब नहीं है कि वाला कार्बन वाला कार्बन से सेम है, इससे हो भी सकता नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, जैसे इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इनिशियल फेज है इसलिए दिखा दे, जैसे CH3 लिख दिए, हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिए, और यहाँ पे एक सेकंड यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं है, इसे CH2 है, तो यहाँ लिख दिया CH3 CH2 C हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन और D। देखिए ये दोनों ग्रुप आपस में सेम है, यहाँ पे देखिए ये CH2 CH3 इथाइल है, ये क्या आपके पास इथाइल है, और ये क्या है हाइड्रोजन, तो दोनों ग्रुप अलग हो गया। यहाँ देखिए जाके, यहाँ हाइड्रोजन इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, तो ये दोनों आइसोटोप भी रहेगा ना, तो एक दोनों को डिफरेंट माना जाता है, क्या माना जाता है, डिफरेंट माना जाता है। दोनों ग्रुप जब डिफरेंट हो गया, सेम है कि डिफरेंट है, तो बोलेंगे डिफरेंट है। तो A बराबर B नहीं है, X बराबर Y नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं, बताइए तो GI होगा कि नहीं, तो बोलेंगे होगा। आगे देखिए लिख रहा है 2 मिथाइल ब्यूट ब्यूट का मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन बना लीजिए, इसे 1 2 3 4, कितना पे डबल बॉन्ड लिख रहा है, 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से लिखिए 1 2 या इधर से लीजिए 1 2, बात क्या है, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब बोल रहा है 2 पे मिथाइल, तो देखिए यही ना है 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल लगा दीजिए CH3, बाकी सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। तो देखिए तो बढ़िया से क्या ये वाला कार्बन पे जो है दोनों ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है, सेम हो गया, CH3 सेम, यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्या है CH3, तो यहाँ पे तो अलग अलग है और यहाँ सेम हो गया, इसीलिए बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल 3 मिथाइल पेंट 1 इन, तो देखिए इसको पेंट लिखने के लिए 5 कार्बन होता है, इसे लिख लिए 5 कार्बन, ये सब याद होगा, नोमेनक्लेचर में सिखाए थे। और 1 इन, तो 1 पे डबल बॉन्ड डाल दिए, 3 पे मिथाइल, तो 1 इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे दीजिए CH3, सभी पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 3 बना लिया इसलिए 1 होगा, यहाँ 3 बनाया इसलिए 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। तो ध्यान से देखें तो ये वाला में होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, तो ये दोनों सेम हो गया ना, इस वाला कार्बन पर आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है कि डिफरेंट हो गया, सेम है, तो सेम है, तो ये हाइड्रोजन अब बाकी सब ये तो अलग है, लेकिन ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, A बराबर B हो गया, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा नहीं होगा। सिंपल फंडा हम लोग बोले थे कि दोनों कार्बन पर अपना का कि आपस में ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए ये आपका है, तो ये वाला और ये वाला सेम है कि डिफरेंट है, तो देखिए CH3 CH2 इसको भी बोला जाता है इथाइल, और ये भी इथाइल, ऐसे लिख दे, और ये इथाइल है, दोनों अलग होगा, तो इथाइल इथाइल दोनों क्या है, ये सेम है, सेम है, तो सेम है, इधर सेम हो गया, और इधर हाइड्रोजन और इधर CH3, यहाँ अलग हो, तो उससे क्या मतलब है, सेम हो गया एगो, तो होगा कि नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे पहचाना जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो कुछ मत कीजिए, दोनों कार्बन पर अगर ग्रुप डिफरेंट है तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल होगा, और नहीं है तो क्या होगा, नहीं बोलेंगे। आगे देखिए और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं,
तो देखिए फिर सवाल आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए 7वां नंबर, आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा। देखिए इस वाला कार्बन पे हाइड्रोजन और फिनाइल सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। और इस वाला कार्बन पे हाइड्रोजन और मिथाइल डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं? तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल ऐसे नहीं होगा। यहाँ देखिए इस वाले पे देखिए कार्बन पे, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 डबल सिस्टम, एक डबल सिस्टम यहाँ पे है और एक डबल सिस्टम यहाँ पे है। तो इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो बताइए सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल होगा? तो बोलेंगे यहाँ पे तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल संभव है? तो बिल्कुल संभव है। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पूरा ये अलग हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया, ये आपका मिथाइल है और एक CH हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस वाले सिस्टम में अगर कार्बन कार्बन को भी डबल बॉन्ड के देखिएगा तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। क्यों है? क्योंकि सॉरी है नहीं यहाँ पे। तो ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, तो किसके वजह से? इस सिस्टम की वजह से कि इस वजह से है? तो बोलेंगे इस वजह से। इस वजह से क्योंकि हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन है मिथाइल एक, तो यहाँ पे देख इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग है और इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। याद रखिएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जाता है, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल होगा क्यों? देखिए पहला कंडीशन आपको याद होगा, रोटेशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन नहीं कर सकते। लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट कैसे कीजिए? क्योंकि ये sp होता है और ये भी क्या होता है? sp होता है। तो जब भी रखेंगे तो इसको क्या रखेंगे? सीधा ही रखेंगे, सीधा ही रखिएगा। तो मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस अगर L1 आया है और ये डिस्टेंस अगर L2 आ गया, तो L1 और L2 क्या हो गया? बराबर हो गया। जब बराबर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? नहीं होगा। इसलिए याद रखिए अल्काइन में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो उसको जवाब दीजिएगा, sp होने की वजह से लीनियर होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर होता है। तो आप जब भी रखेंगे भाई तो सीधा ही ना रहेगा, ये अपने मन से टेढ़ा मत कर दीजिएगा। एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका ज्योमेट्री जब लीनियर ही होता है तो जब भी रखेंगे तो ये लीनियर ही हिस्सा बनेगा। तो स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो पाया? नहीं हो पाया। तो ये देखिए इसका 11 है, इसका भी 11 है, स्पेस में अरेंजमेंट ही डिफर नहीं मिल पाया और स्पेशल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? नहीं होगा। ना स्पेस में अरेंजमेंट डिफर मिल रहा है, क्योंकि जो पहले था आज अभी भी क्या है? वही है। तो कभी भी याद रखिए अल्काइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए, तो देखिए अल्काइन में देखेंगे नहीं, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है अब बाकी ये डिफरेंट, यहाँ एक हाइड्रोजन है अब बाकी ये डिफरेंट। बताइए यहाँ क्यों नहीं देखे? यहाँ क्यों नहीं देखो? कि अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अल्काइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है? नहीं होता है। क्लियर? इस वाला एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे ये अल्कीन नहीं है, बट हम लोग देख रहे हैं कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ CH3 क्या हो गया? यहाँ अलग हो गया। क्या हो गया? ये अलग हो गया। और यहाँ पे OH और यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसको भी याद रखिएगा। लोन पेयर OH को जो है अलग अलग माना जाता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। ठीक है? ये आपस में बराबर नहीं है और ये आपस में बराबर नहीं है। लोन पेयर को एक अलग ग्रुप माना जाता है। क्या माना जाता है? अलग ग्रुप माना जाता है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्लियर किए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे हम क्लास को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ओके।